कभी कभी जिंदगी की सबसे मीठी खुशबू सबसे खतरनाक साजिश को ढक लेती है। कोलकाता की एक पुरानी मिठाई की दुकान जहां सालों से रसगुल्लों की खुशबू फैलती थी, वहीं से एक परिवार की बर्बादी शुरू हुई। दुकान के मालिक दो बुजुर्ग भाई अब थक चुके थे। कारोबार संभालने के लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद भतीजे समीर को शहर बुला लिया। बेंगलुरु की पढ़ाई छोड़कर समीर लौटा और पूरे मन से दुकान संभालने लगा, पर कुछ ही हफ्तों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो बार बार गांव जाने लगा, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि ये बदलाव किसी इंसान का है या किसी साजिश का। गांव में समीर की मुलाकात कविता से हुई। पहले बातचीत, फिर दोस्ती, और फिर ऐसा लगने लगा जैसे समीर की दुनिया बस वहीं सिमट गई हो। वो दुकान में होते हुए भी खोया खोया रहता। काम में लापरवाही बढ़ती गई और परिवार से दूरी। माँ को डर सताने लगा। ये सिर्फ प्यार नहीं है। एक हनुमान उपासक साधक ने सच बताया, समीर पर कोई आत्मा नहीं बल्कि वशीकरण किया गया था। पूजा के भोग में कुछ ऐसा मिलाया गया जिसने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया। उपाय के तौर पर मंत्रित मिश्री दी गई। धीरे धीरे असर टूटा और सच्चाई सामने आने लगी। होश में आते ही समीर को अपने खर्चों का एहसास हुआ। लाखों रुपए कविता के परिवार तक पहुंच चुके थे। धोखे से गुस्साया समीर गांव गया और सबके सामने हिसाब मांगा। अपमान की आग वहीं बो दी गई। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगा। रोशनी, भजन और भीड़ के बीच समीर को एक अनजान कॉल आया। बस एक शब्द, पानी, और फिर एक मैसेज, स्कूल के पीछे आओ। वो अंधेरे में चला गया और अगली सुबह गांव ने उसकी लाश देखी। मामला दबा दिया गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। समीर के जाने के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उसके बड़े पापा को हर रात वही चेहरा दिखता, खामोश, सवालों से भरा। नींद उड़ गई, हाथ कांपने लगे, चीखें निकलने लगीं। उधर कविता का परिवार अचानक गांव छोड़ चुका था। डर अब सिर्फ याद नहीं था, मौजूदगी बन चुका था। आखिरकार परिवार पंडित जी के पास पहुंचा। यज्ञ के बीच पंडित जी ने बताया, साजिश सिर्फ बाहर से नहीं थी, घर के अंदर भी एक गुनहगार था। यज्ञ की आग भड़की और सच बाहर आने ही वाला था। आग की लपटों के बीच बड़े पापा टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही कविता के जरिए समीर को फंसवाया। कारोबार के लालच में उन्होंने हत्यारों को पैसे दिए। सच सामने आते ही आग शांत हो गई, जैसे किसी आत्मा को जवाब मिल गया हो। परिवार ने देर नहीं की, गुनहगार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब न्याय इंसानों की अदालत में होना था। उस रात के बाद कोई साया नहीं दिखा। घर फिर से शांत हो गया। कहते हैं, जब सच सामने आ जाता है तो सबसे भटकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है। बदला अक्सर एक सुंदर सपने की तरह लगता है, लेकिन उसकी नींव अंधेरे में धसी होती है। नफरत धीरे धीरे इंसान की सोच को खोखला कर देती है। कुसुम अपने बेटे आरव के साथ शहर के एक पुराने सजे धजे मकान में रहती थी। आरव कॉलेज का छात्र था, हंसता, दोस्तों में घुला मिला, मगर उसकी माँ के जीवन में एक रहस्य था। हर रात तय समय पर वो बिना कुछ बताए बाहर निकल जाती थी। आरव ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने माँ की आंखों में वो चमक देखी थी जो जवाब नहीं, डर देती है। एक दिन आरव अपनी दोस्त नेहा को घर लाया। साधारण चेहरा, साफ नजरें और शांत स्वभाव। कुसुम ने उसे अपनापन दिखाया, चाय, मिठाई और मीठी बातें। बातचीत के दौरान जैसे ही नेहा ने अपने माता पिता और गांव का नाम बताया, कुसुम के भीतर कुछ टूट सा गया। वो मुस्कुराई जरूर, पर उस मुस्कान के पीछे 20 साल पुराना जख्म जाग चुका था। उस दिन के बाद नेहा का घर आना बढ़ गया, कभी पढ़ाई के बहाने, कभी यूं ही। कुसुम हर बार उसे अपने हाथों से बनी मिठाइयाँ खिलाती और कुछ पैक करके देती। नेहा मासूमियत से वो मिठाई अपनी माँ रिया को भी खिलाती।
समय के साथ आरव और नेहा एक दूसरे के करीब आ गए। सपने बुने गए, भविष्य की बातें हुई। इसी बीच रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, भूख की कमी और अजीब सी थकान। डॉक्टर कारण नहीं समझ पा रहे थे। कुसुम ये सब चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था। एक रात आरव को माँ के कमरे में कुछ अजीब चीजें मिली, नाम लिखी वस्तुएं और अनजान सामग्री। जब उसने सवाल किया, कुसुम हंस पड़ी। तब उसने सच बताया, कैसे अतीत में विवेक ने उसका साथ छोड़ा था और कैसे वर्षों बाद वही जख्म बदले में बदल गया। अब ये सिर्फ शुरुआत थी। कुसुम ने स्वीकार किया कि उसने बदले के लिए अंधेरे रास्ते चुने। उसका मानना था कि विवेक की हर खुशी छीननी चाहिए। रिया की बीमारी गहराती गई और एक दिन वो दुनिया से चली गई। ये खबर आरव को अंदर तक तोड़ गई। उसने माँ से विनती की कि अब रुक जाओ, मगर कुसुम का मन पत्थर बन चुका था। कुछ दिनों बाद नेहा भी उसी तरह बीमार पड़ने लगी। वही लक्षण, वही दर्द। आरव सब समझ चुका था, पर कुछ कर पाने में असहाय था। वो माँ के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन कुसुम के लिए बदला ही सत्य बन चुका था। नेहा की हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल, दवाइयाँ, प्रार्थनाएं, कुछ भी काम नहीं आया। कुछ ही समय में वो भी शांत हो गई। उस दिन कुसुम को लगा कि उसका बदला पूरा हुआ है, लेकिन उसी रात आरव घर से चला गया। सुबह सिर्फ उसका खाली कमरा बचा था। आरव के जाने के बाद घर में सन्नाटा बस गया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि वो एक गंभीर सदमे के बाद लौट नहीं सका। ये सुनते ही कुसुम की दुनिया ढह गई। जिस बेटे के लिए उसने सब सहा था, वही उससे छिन गया। अब बदला अर्थहीन लगने लगा। रातें डरावनी हो गईं। कुसुम अक्सर रसोई में बैठकर मिठाइयां बनाती और बुदबुदाती, जैसे कोई सुन रहा हो। कभी वो नेहा से बातें करती, कभी रिया को पुकारती। लोग कहते हैं कि अंधेरा अगर दिल में उतर जाए तो सब कुछ निगल लेता है, दुश्मन भी और अपना भी। कुसुम के पास अब न बदला बचा था, न परिवार, सिर्फ खाली घर, टूटी यादें और वो सच्चाई कि नफरत से जीती गई कोई भी लड़ाई अंत में हार ही होती है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। डिग्री लिए हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन अनूप को अब तक ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। वहीं संजीव, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अपनी नौकरी से पूरी तरह ऊब चुका था। रोज वही 8 से 5, बॉस की डांट और महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार। यही जिंदगी है, संजीव झुंझलाकर बोला। दोनों बातें करते हुए नदी किनारे वाले रास्ते से घर लौट रहे थे। इसी रास्ते पर एक पुराना शमशान घाट पड़ता था, जिसे वे अक्सर गुजरते थे। उस रात शमशान अजीब तरह से शांत था। न कोई जलती चिता, न धुआं, बस राख बिखरी पड़ी थी। अचानक संजीव की नजर राख में चमकती किसी चीज पर पड़ी। ये देख, कुछ तो है, उसने कहा और पास पड़ी लकड़ी से राख हटाने लगा। राख के नीचे एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। अनूप का चेहरा डर से पीला पड़ गया। इसे मत छुओ, दादी कहती थी मरे हुए की चीज साथ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन संजीव की आंखों में डर नहीं, लालच था। संजीव ने अनूप की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अंगूठी जेब में डाली और फिर से राख को कुरेदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक सोने की बाली और मिल गई। देखा, भूत वूत कुछ नहीं होता, संजीव हंसते हुए बोला। किस्मत खुद चलकर आई है। अनूप का मन डर से भर गया था, लेकिन संजीव की बातों ने उसके भीतर भी लालच का बीज बो दिया। अगली शाम मना करने के बावजूद संजीव उसे फिर शमशान ले आया। बस एक बार और, फिर तुझे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने कहा। धीरे धीरे ये रोज का काम बन गया। दोनों देर रात तक राख छानते, अधजली चिताओं के पास जाते और सोने की चीजें ढूंढते।
छोटे जौहरियों को बेचकर वे अच्छी रकम कमाने लगे। लेकिन एक रात शमशान में कुछ अलग था। कई चिताएं जल रही थीं और तभी संजीव की नज़र एक ऐसी चिता पर गई जो पूरी तरह बुझ चुकी थी। लकड़ियां राख बन चुकी थीं, लेकिन लाश आधी जली हुई थी। अनूप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनूप ने कांपती आवाज में कहा, कुछ गलत है, चलो यहाँ से। लेकिन संजीव रुक गया। उसकी नज़र उस अधजली चिता पर जमी थी। लाश का शरीर अजीब तरह से सिकुड़ा हुआ था, मानो आग ने उसे छुआ ही ना हो। सिर के पास कुछ उभरा सा दिख रहा था, जैसे कोई असामान्य आकृति। इसके पास कुछ नहीं होगा, संजीव बड़बड़ाया, फिर बोला, मुंह में देखना पड़ेगा। अनूप पीछे हट गया। डर ने उसके पैर जकड़ लिए थे। संजीव ने जिद में आकर लाश के पास झुकते हुए जबड़ा खोलने की कोशिश की। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। छोड़ो, छोड़ो! संजीव चीख पड़ा। अनूप ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ खींचा। बड़ी मुश्किल से दोनों छूटे और जान बचाकर वहां से भागे। घर पहुंचने तक संजीव का हाथ सुन्न हो चुका था। उस रात संजीव सो नहीं पाया। सुबह उसने देखा उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से बदल रहा था। अनूप समझ गया, यह सिर्फ डर नहीं था। सुबह की रोशनी में संजीव का हाथ सड़ चुका था। त्वचा का रंग बदला हुआ था और असहनीय बदबू फैल रही थी। डर से कांपते हुए उसने अनूप को बुलाया। अनूप ने हाथ देखते ही कहा, ये साधारण जख्म नहीं है, हमें वो सब छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संजीव हर दिन बदलने लगा। उसके बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया और एक रात उसने आईने में देखा कि उसके सिर पर अजीब उभार उग आए हैं। कुछ ही दिनों में संजीव की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। अनूप ने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात उसके हाथ पर वही निशान उभर आया जहां संजीव ने उसे पकड़ा था। उसे एहसास हुआ, लालच का असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। कुछ महीनों बाद उसी शमशान में एक और अधजली चिता मिली। लकड़ियां राख थीं, लाश जली नहीं थी और राख के बीच फिर से सोना चमक रहा था। कहते हैं, लालच जिसे छू ले वो चैन से जी नहीं पाता। दिसंबर की ठंडी रात थी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए और पुणे का चिंचवड रेलवे स्टेशन लगभग वीरान हो चुका था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस कई घंटे लेट थी, इसलिए ज्यादातर यात्री स्टेशन छोड़ चुके थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा थी। जतिन अकेला खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दिन भर की थकान के कारण कहीं और जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसकी नजर फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे सो रहे कुछ भिखारियों पर पड़ी। अचानक उनमें से एक भिखारी उठकर उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, इस वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं और उस ट्रेन में सफर करते वक्त सावधान रहना। भिखारी की बात सुनकर जतिन को अजीब लगा। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और बिना रुके आगे बढ़ने लगी। घबराकर जतिन आखिरी कोच में किसी तरह चढ़ गया। दरवाजे से बाहर देखा तो वही भिखारी उसे रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रहा था। कोच के अंदर सन्नाटा था, पूरी बोगी खाली थी। जतिन एक सीट पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, मगर मन में अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ वाली ट्रेन का यूं खाली होना उसे डराने लगा था। कुछ देर बाद जतिन को लगा जैसे कोई पास ही खड़ा सांस ले रहा हो। उसने आंखें खोली तो सामने दूसरी ओर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। जतिन को थोड़ी राहत मिली कि वो अकेला नहीं है, मगर ट्रेन चलती रही और कोई स्टेशन नहीं आया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, तुम सोच रहे हो कि अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? जतिन चौंक गया। उसने मन में सोची बात कोई कैसे जान सकता था। डर अब साफ महसूस होने लगा था। वो व्यक्ति धीरे धीरे बोलने लगा, 20 साल पहले
मैं भी इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन लेट थी और कुछ नशे में लोग मेरे साथ झगड़ पड़े। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। उसकी आवाज़ में दर्द था। उस दिन के बाद से मैं यहीं हूँ, उसी ट्रेन में। ये कहते ही उसका चेहरा पल भर के लिए डरावना हो गया, जैसे कोई पुराना हादसा दोहराया जा रहा हो। जतिन घबराकर चेन खींचने दौड़ा, मगर ट्रेन की रफ्तार और झटके से वो गिर पड़ा। डर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। जतिन घुटनों के बल बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी वो रहस्यमयी व्यक्ति रुक गया। उसकी आवाज अब नर्म थी। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो शायद ये सफर खत्म हो जाए। जतिन ने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी थी और दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। क्या वो अगला स्टेशन था या कोई और दुनिया? ये जतिन नहीं जानता था। बस इतना समझ आ गया था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन चुकी है और अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। शहर के पुराने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की दूसरी मंजिल उस शाम असामान्य रूप से शांत थी। तभी एक तीखी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। ड्यूटी पर मौजूद वार्डन किसी मरीज पर चिल्ला रही थी। उसी क्षण भारी कदमों की आहट गूंजी और निरीक्षक अपने दल के साथ भीतर पहुंचे। आधा खुला कमरा, टूटी खिड़की और अजीब सी दुर्गंध ने हालात को संदिग्ध बना दिया। कोने में बैठी एक महिला अंधेरे में कुछ बुदबुदा रही थी। निरीक्षक को एहसास हो गया कि ये मामला सामान्य नहीं है। यहाँ सच छिपा नहीं बल्कि जानबूझकर छुपाया गया है। जांच आगे बढ़ी तो एक बंद कमरे में संघर्ष के निशान मिले। फर्श, दीवारें और हवा, सब कुछ किसी अनकही कहानी की गवाही दे रहे थे। कर्मचारियों के चेहरे भय से जमे हुए थे। तभी बाथरूम से एक शव मिलने की सूचना आई। निरीक्षक ने स्थिति को संभालते हुए सबूत सुरक्षित करवाए। पास पड़ा एक मोबाइल फोन रहस्य की कुंजी बन गया। रिकॉर्डिंग चालू थी, मानो कोई जानबूझकर अपनी बात छोड़ गया हो। निरीक्षक समझ गए कि ये केवल हत्या नहीं बल्कि भावनाओं, अपराध बोध और जुनून की परतों में छिपी एक लंबी कहानी है। मोबाइल से एक शांत लेकिन टूट चुकी आवाज गूंजी। वो युवक प्रेम की बात कर रहा था, ऐसे प्रेम की जो समझ से परे चला गया। उसने बताया कि कैसे एक लड़की की पीड़ा ने उसे बदल दिया। समाज, परिवार और डर ने उस लड़की को कैद कर दिया था। वो बीमार थी पर अकेली नहीं। युवक ने उसे बचाने की ठान ली, पर रास्ता अंधकार से भरा था। उसकी हर कोशिश ने हालात और उलझा दिए। रिकॉर्डिंग सुनते हुए हर कोई चुप था, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं, कई जिंदगियों की थी। रिकॉर्डिंग में अतीत की तस्वीरें उभरने लगी। एक घर, रात की चीखें और डर से भरा परिवार। लड़की की आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर एक असाधारण तेज भी। डॉक्टरों ने बीमारी कहा, पड़ोस ने अफवाहें फैलाईं और परिवार टूटता चला गया। युवक धीरे धीरे उसका सहारा बन गया, पर सहारा कब जुनून में बदला उसे खुद पता नहीं चला। हालात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सही और गलत की रेखा धुंधली हो चुकी थी। यहीं से त्रासदी ने जन्म लिया। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। निरीक्षक ने फोन बंद किया और गहरी सांस ली। अब सवाल कई थे, दोषी कौन, पीड़ित कौन? क्या किसी को बचाने की कोशिश सबसे बड़ा अपराध बन गई? अस्पताल की दीवारें खामोश थीं, लेकिन सच अब बाहर आने वाला था। ये केस केवल कानून का नहीं, इंसानी कमजोरियों का आईना था। कुछ अंत शांति देते हैं, कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी का अंत भी ऐसा ही था, जहां न्याय की शुरुआत हुई लेकिन जवाबों की तलाश अभी बाकी थी।